ज्ञानवर्धक तो है ही, साथ साथ आज की आवश्यकता भी है। आज हम जानेंगे कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 किस तरह से पैदा हुआ और उसके बाद कैसे वो भारत में पैर पसार रहा है। आप पत्रिकाओं में तथा टीवी चैनल्स के माध्यम से ये समाचार तो खूब सुनते होंगे, लेकिन उन समाचारों में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो शब्द आप समझ नहीं पाते दोस्तों। इस एनालिसिस में उन्हीं शब्दों की चर्चा होगी, उन शब्दों में अंतर बताएंगे, जैसे आइसोलेशन क्या है, सेल्फ क्वारंटाइन क्या है, क्या थर्मो स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन क्या है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, पीसीआर किट क्या है और क्या है रैपिड एंटीबॉडी किट, हाइड्रोक्लोरिक वैक्सीन क्या होती है, एजिथ्रोमाइसिन, इनके बारे में पूर्ण विस्तार से चर्चा की जाएगी दोस्तों। इसीलिए आप तैयार रहें। पूरे एनालिसिस को आप देखने के लिए ऊपर जो लिंक है इस पर आप क्लिक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक है साथियों, इसीलिए आप इस पूरे एनालिसिस को देखिए, आज की ये आवश्यकता भी है। हम सबसे पहले जान रहे हैं थर्मल स्कैनिंग। थर्मल स्कैनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे शरीर को छुए बिना शरीर के तापमान का पता लगाया जा सकता है। ये इस प्रक्रिया एक उपकरण से होती है, उस उपकरण को थर्मल स्कैनर कहते हैं। इस उपकरण से निकलने वाली इंफ्रारेड तरंगें जब किसी व्यक्ति पर आपतित होती हैं तो आपतित होने के बाद ये तरंगें उस थर्मल स्कैनर के अंदर उस व्यक्ति के तापमान को बता देती हैं तथा बता देती हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार से अपने स्वस्थ व्यक्तियों से अभिन्न गुण रखता है। इससे निकलने वाली तरंगें कोई ज्यादा नुकसानदायक नहीं होती, परंतु ये किरणें किसी रोगी व्यक्ति के बारे में बहुत जल्दी पता लगा देती हैं। किसी भी व्यक्ति के तापमान को मापने के लिए उसके बिना किसी संपर्क में आए, यानी उसे छुए बिना भी इस थर्मल स्कैनिंग तकनीक के द्वारा तापमान को मापा जा सकता है। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, वहां पर सरकार ने सबसे पहले जैसे ही ये कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ था वहां पर थर्मल स्कैनिंग करना शुरू कर दिया था, जिससे एयरपोर्ट्स पर उतरने वाले सभी लोगों के जो अभिन्न लक्षण होते हैं वो इस थर्मल स्कैनिंग से पता लगाया जा सकता है। ये थर्मल स्कैनर कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े एलईडी आकार के भी होते हैं, जिससे बड़ी भीड़ के अंदर भी ये पता लगाया जा सकता है कि किसका टेम्परेचर बाकी स्वस्थ व्यक्ति से अभिन्न है। अब हम दूसरा जो इसके अंदर टॉपिक है वो है सैनिटाइड। सैनिटाइड क्या होता है? सैनिटाइड एक विशेष प्रकार के रसायन के घोल का स्प्रे होता है, जिससे अधिकतर ब्लीचिंग पाउडर और पानी के घोल का प्रयोग किया जाता है। यह छिड़काव ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर भीड़ वाले इलाके ज्यादा होते हैं, जहां पर सार्वजनिक जगह, जहां पर लोगों का आवागमन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इन स्थानों पर जो वायरस होता है वो लोगों के साथ चलता रहता है, चाहे किसी वस्तु को छूने से वहां पे रह जाता है या फिर हवा के साथ मिलकर वहां पर खड़े किसी दूसरे व्यक्ति को वो संक्रमित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में उस जगह को सैनिटाइड किया जाता है, यानी वहां पर एक विशेष रसायन ब्लीचिंग पाउडर और पानी के घोल का स्प्रे करके और उस जगह उपस्थित जो कोरोना वायरस है उसको खत्म किया जाता है दोस्तों। खास रूप से हाथों को भी सैनिटाइड किया जाता है, मास्क को भी, कपड़ों को भी। डॉक्टर्स इस प्रक्रिया को व्यक्तिगत रूप से ज्यादा काम में लेते हैं, लेकिन हम गांवों को, गलियों को और सार्वजनिक स्थानों को हम सैनिटाइड करते हैं, यानी वहां पर इस विशेष रसायन का छिड़काव करके वहां पर उपस्थित अगर कोई कोरोना वायरस है तो उसको खत्म किया जाए, ताकि वहां पर कोई व्यक्ति आए तो वो व्यक्ति उस कोरोना वायरस के संपर्क में नहीं आता हो दोस्तों। विभाग की एडवाइजरी में दो ऐसे शब्द हैं जो बार बार कंफ्यूज करते हैं। एक शब्द क्वारंटाइन और दूसरा आइसोलेशन। क्वारंटाइन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जो उस परिवेश से आया है, जिस परिवेश में कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं, उस व्यक्ति को 14 दिन तक एक ऐसी साफ सुथरी जगह पर, चाहे वो मकान हो, अस्पताल हो, होटल हो या कोई स्कूल हो, जिसमें रखा जाए और उस पर विशेष निगरानी रखी जाए कि कहीं कोरोना वायरस इसमें कोई प्रभाव तो नहीं दिखा दे। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को साफ सुथरी जगह पर अपने परिवारों से अलग या परिवार
के साथ भी रखा जाए तो उसे एक अलग कमरे में रखा जाता है, जिससे कि वो व्यक्ति किसी दूसरे से नहीं मिले, अपनी चीजों को शेयर नहीं करे, या फिर वो किसी भी प्रकार के सार्वजनिक जगह पे नहीं जाए। और अगर वो मिले तो भी कम से कम 5 से 6 फुट की दूरी पर खड़ा होकर वो व्यक्ति बात करे। चिकित्सा विभाग की एडवाइजरी में इस श्रेणी में संदिग्ध लोगों को ही रखा जाता है, परंतु आइसोलेशन के अंदर जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें, या फिर जो पॉजिटिव मरीज होते हैं उन मरीजों के सीधे संपर्क में आए व्यक्तियों को रखा जाता है। इसमें यदि व्यक्ति को आइसोलेशन में यदि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है तो वो फोन के माध्यम से चिकित्सक को अपनी समस्या बताता है और चिकित्सक स्वयं आकर उसके बारे में सोचते हैं, दवाई देते हैं या फिर उसकी देखरेख में जुट जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी एकदम अलग तरीके से रखा जाता है और उनकी तैयारी, उनकी व्यवस्थाएं क्वारंटाइन की तरह ही होती हैं, परंतु इसमें पॉजिटिव व्यक्ति या पॉजिटिव के सीधे संपर्क में आए संदिग्ध व्यक्तियों को रखा जाता है। कोरोना की इस महामारी में 2 शब्द काफी प्रचलित है, एक पैंडेमिक, दूसरा एपेंडेमिक। पैंडेमिक शब्द होता है विश्वव्यापी महामारी। इस महामारी में कोई भी देश उस महामारी से अछूता नहीं होता, जबकि एपिडेमिक एक महामारी है, लेकिन ये महामारी 1 से 2 या 3 से 4 देशों तक ही सीमित होती है। ये नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन निर्धारित करता है, क्योंकि हर एक महामारी का निर्धारण, विश्वव्यापी महामारी का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन आता है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरोना जैसी बीमारी को पैंडेमिक घोषित किया है, यानी ये विश्वव्यापी महामारी है। और विश्वव्यापी महामारी के कुछ अनुदेश होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं, जिनको हर देश को मानना पड़ता है। तो साथियों, पैंडेमिक और एपेंडेमिक दोस्त एक जैसे लगने वाले नामों को एक विश्वव्यापी और एक जो कुछ देशों तक सीमित महामारियों के अंदर अंतर समझा जा सकता है। अगला शब्द है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का मतलब होता है सामाजिक दूरी, यानी समाज में हम दूर दूर रहें, इकट्ठा न हो, भीड़ न करें, हाथ न मिलाएं तथा कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर रहकर मास्क लगाकर अपनी परिचर्चा करें। सोशल डिस्टेंस से ही हम कोरोना वायरस को रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि भीड़ वाले इलाकों में जाते हैं, भीड़ करते हैं, तो कोरोना वायरस जो होता है ये एक संक्रामक बीमारी है और ये बीमारी कोरोना वायरस एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। यदि संपर्क को ही बंद कर दिया जाएगा तो कोरोना वायरस वहीं खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस हाथों के संपर्क से, कपड़ों से तथा व्यक्ति के आसपास किसी वस्तु को छूने से वहां रुक जाता है और उसके बाद यदि उस वस्तु को कोई आकर छूता है तो वो कोरोना वायरस के संक्रमण में आ जाता है। यदि उस वस्तु को कोई नहीं छूता तो कोरोना वायरस एक निश्चित समय अवधि में आपो आप खत्म हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जी के आग्रह से सोशल डिस्टेंस का पालन करें, घर में रहें। अगर आपको बाहर जाना भी हो, कोई दुकान को या किसी सामान को खरीदने के लिए जाना भी हो, तो हमें सोशल डिस्टेंस की पालना करनी जरूरी है। दूर दूर रहकर हमें कोई भी काम होता है उसको करना चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, न अनावश्यक अपन को घर से बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद अगला शब्द होता है कोरोनियल। दोस्तों, कोरोनियल कोई मेडिकल डिपार्टमेंट का शब्द नहीं है, ये शब्द है मीडिया का। मीडिया कहती है कि आप घर में रहकर अपने काम करिए, चाहे वो ऑफिशियल काम हो और चाहे वो अपने कोई व्यक्तिगत काम हो। लेकिन इस कोरोनियल शब्द में सबसे खास छुपी बात वो ये है कि आप परिवार नियोजन का खास ध्यान रखें। जब आप घर में रहें तो परिवार नियोजन का खास ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन समय में परिवार नियोजन का ध्यान रखने से जनसंख्या नियंत्रण पर भी ध्यान रखा जा सकता है। ये कोरोनियल शब्द का अर्थ है दोस्तों। उसके बाद अगला शब्द है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड एक समय अवधि है जिस समय अवधि में किसी भी रोगाणु का शरीर में प्रवेश करके और उसके संक्रमण का पता लगता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो वो हाथों हाथ अपने रोग का प्रभाव नहीं दिखाता। कोरोना वायरस में 14 दिन का समय इंक्यूबेशन पीरियड रखा गया है, जिसमें रोग शरीर में प्रवेश करता है तथा उसके 8-10 दिन बाद में उस व्यक्ति में उस रोग के लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं, जैसे बार बार छींका आना, आंखों का जलना, खांसी आना,
फेफड़ों में जलन, सांस में दर्द का रहना और कई प्रकार से सांस कई बार अवरुद्ध यानी सांस लेने में भी तकलीफ होती है दोस्तों। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का समय होता है। अब अगला शब्द रैपिड एंटीबॉडी किट। इस टेस्ट किट से शरीर में एंटीबॉडी का पता चलता है, यानी कोई व्यक्ति अगर कोई वायरस से ग्रसित है तो यह देखा जाता है कि कौन सा एंटीबॉडी उस वायरस से लड़ रहा है, यानी रक्त के अंदर जो WBC होती है उनमें से कौन सा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी लड़ रहा है। ये वैसे ही है जैसे अगर रक्त को हम तरकस समझें और तीरों को हम एंटीबॉडी समझें, तो जब कोई दुश्मन हम पे हमला करता है तो तीर से उस दुश्मन को मारा जाता है। दुश्मन यहाँ पर वायरस है। अब यह देखा जाता है कि कौन से अलग अलग प्रकार के दुश्मनों के ऊपर अलग अलग तीर चलाना होता है। तो जैसे ही कोई वायरस शरीर पे प्रतिघात करता है, उस तरकस में से यानी रक्त समूह में से तीर एंटीबॉडी उसके सामने छोड़ा जाता है। तो यहां पर यह किट सिर्फ यही पता लगाता है कि रक्त में से कौन सा एंटीबॉडी निकल रहा है उनमें जो कोरोना वायरस ग्रसित व्यक्ति हैं। लेकिन राजस्थान, भारत में राजस्थान के अंदर सबसे पहले इन किटों का प्रयोग किया गया, परंतु कोई ज्यादा सार्थक सिद्ध नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किट हमने बाहर से मंगवाए होंगे, लेकिन भारत सरकार ने उन किटों को भारत में ही बनाने की अनुमति प्रदान करी और गुरुग्राम में आज भारत तथा दक्षिण कोरिया की 2 बड़ी कंपनियां इन एंटीबॉडी किटों को बना रही हैं और अभी तक लगभग 10 लाख किट भी बनकर तैयार हो गए हैं। बाहर से आने वाले, विदेश से आने वाले किटों की एक किट की कीमत लगभग 750 रुपए, जबकि भारत में उसी किट को बनाने में 300 से 350 रुपए खर्च हो रहे हैं। PCR किट। ये किट DNA के विशेष जीनोम से बनता है जो रोगी व्यक्ति के संक्रमण का विश्लेषण कर और यह पता लगाता है कि यह व्यक्ति वास्तविक रूप से रोगी यानी कोरोना का पीड़ित है या नहीं है। ये एंटीबॉडी किट से ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि एंटीबॉडी किट से केवल आशंका जताई जाती है कि ये व्यक्ति कोरोना का मरीज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे वायरस का ग्रसित भी हो सकता है, लेकिन PCR किट से ये पुष्टि होती है कि ये व्यक्ति कोरोना का मरीज है या नहीं है, यानी इससे कोरोना की पूरी जानकारी पता चलती है। भारत ने बाहर से बहुत से किट मंगवाए थे। उन किटों की कीमत लगभग 4500 रुपए से ज्यादा आंकी गई थी, लेकिन भारत सरकार ने अब यही PCR किट भारत में निर्मित होने की अनुमति दे दी है और अब भारत में यही किट बहुत ही सस्ती दरों में बनने शुरू हो गए हैं। एंटीबॉडी किट और PCR किट की सबसे अगर अभिन्न बात है तो वो ये है कि PCR किट पुष्टि करता है जबकि एंटीबॉडी किट केवल आशंका जताता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी की। प्लाज्मा थेरेपी मेडिकल की एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित था और वो संक्रमण के बाद में वापस सही हो गया, यानी वो सही हुआ है, तो उसके रक्त में कुछ तो ऐसे एंटीबॉडी हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को हराया है। डॉक्टर ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति कोरोना पेशेंट था और वो वापस सही हुआ है तो उसके रक्त में कुछ तो ऐसी बात है। यदि उसके रक्त का रक्त वर्ग किसी दूसरे कोरोना मरीज के रक्त वर्ग से मिल रहा है और वो रक्त उस मरीज को चढ़ाया जाए जो अभी कोरोना ग्रस्त है, तो उस व्यक्ति के शरीर में वो रक्त ऐसा काम करेगा, यानी उस रक्त के एंटीबॉडी ऐसे काम करेंगे कि जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उसके कोरोना वायरस खत्म हो जाएंगे और वो व्यक्ति भी उस पहले वाले जो स्वस्थ हुए व्यक्ति से रक्त से वापस स्वस्थ हो जाएगा। ऐसी थेरेपी की अभी प्रक्रिया चल रही है और अगर शोधकर्ता इस बात का दावा कर रहे हैं कि यदि ये थेरेपी विकसित हुई तो कोरोना का रामबाण इलाज होगा। दोस्तों, अगला शब्द है हाइड्रोक्लोरोक्विन। लॉकडाउन के समय में हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स का नाम तब से प्रचलित हुआ है जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
अपने राष्ट्र प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नाम एक ऐसा ट्वीट किया और उन्होंने धन्यवाद दिया कि मोदी जी आपने हमें हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी टैबलेट मुहैया करवाई। और उसके ऊपर विपक्ष पक्ष या राजनीतिक क्या मुद्दे हुए हमें उन पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करनी है, हमें केवल सार्थक बात आप तक पहुंचानी है। ये हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट ये साल्ट मलेरिया के रोगियों को दिया जाता है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए इस टैबलेट को ऑथराइज किया है। क्यों? क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर मलेरिया के बहुत ज्यादा रोगी हर साल होते हैं। तो अमेरिका ने सोचा होगा कि वहां पर इस हाइड्रोक्लोरोक्विन का बहुत बड़ा स्टॉक्स मिल सकता है, इसीलिए अमेरिकन राष्ट्रपति ने भारत से आग्रह किया और भारत के राष्ट्रपति ने अपनी मित्रता भी निभाई। दोस्तों, मलेरिया को रोकने वाली इस दवाई को कोविड-19 के लिए भी काम में लिया जा रहा है और हो सकता है कि अभी कुछ रोगी इससे तैयार भी हो रहे हों। अब एक साल्ट और बीच में इसके काम आ रहा है, वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एक साल्ट जो एक संक्रमण को रोकने वाला साल्ट होता है, एक दवाई होती है जो शरीर में किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोक सकता है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो सबसे ज्यादा कंठों को संक्रमित करता है, फेफड़ों को संक्रमित करता है। तो एजिथ्रोमाइसिन जो साल्ट देने से ये संक्रमण काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन शरीर के किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी साल्ट है। आगे हम लोग इस शब्दावली को जानने के बाद अब जानेंगे कि कोरोना वायरस की संरचना कैसी होती है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये किस प्रकार से डीएनए और आरएनए पर इफेक्टेड होता है और अभी तक इसके बारे में इसकी मेडिसिन क्यों नहीं मिल पाई हैं। तो दोस्तों, काफी मेहनत के बाद इन शब्दावलियों को आपके समक्ष रखा है, आप इसे सुने और अपना नॉलेज बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि इन शब्दावलियों से ही आप अब मैगजीन्स की अंदर की सूचनाएं या टेलीविजन की सूचनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं या फिर आप किसी दूसरे को बता सकते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की इंटरनल स्ट्रक्चर की और कैसा दिखता है कोरोना वायरस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें एक ताज की तरह दिख रहा है, यानी जैसा स्क्रीन पे चल रहा है। ये वायरस राइबोविरियम जगत का सदस्य है। कोई भी वायरस हो वो डीएनए और आरएनए अम्लों से बना होता है, लेकिन कोरोना वायरस आरएनए अम्ल से बना है। इस कोरोना वायरस की बाहरी परत इतनी कमजोर है कि ये साबुन के खोल से भी टूट जाती है। इसीलिए बहुत से रिसर्च दावा कर रहे हैं कि आप साबुन को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लीजिए, अधिक से अधिक आप साबुन से हाथ धोइए। कोरोना वायरस वुहान के एक रिसर्च सेंटर से पता चला है कि यह वायरस अपनी जेनेटिक संरचना नहीं बदल सकता, यानी ये हमारे लिए एक संतोषजनक बात है। जो वायरस अपनी जेनेटिक संरचना नहीं बदलता उसको उसकी दवाई खोजना भी आसान होता है। परंतु भारत की एक रिसर्च ICMR ये बता रही है कि भारत के अंदर जितने भी कोरोना वायरस हैं, ये वायरस एक ही आकार के हैं और जो वायरस का आकार होता है उसे म्यूटेशन कहते हैं, यानी ये आकार नहीं बदल रहे हैं। और अगर कोई वायरस आकार नहीं बदलता तो भी उसको आसानी से पकड़ में लाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस वायरस की कोई संतोषजनक औषधि नहीं खोजी गई है, न कोई टीका खोजा गया है। वुहान से उठा ये वायरस अमेरिका, इटली होता हुआ किस तरह से भारत में अपने पैर पसार रहा है, इस एनालिसिस के बारे में हम आगे जान रहे हैं। बताते हैं 1 दिसंबर को वुहान के सी मार्केट में बहुत से व्यापारियों के अंदर ये कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई दिए, यानी कोविड-19 के जो लक्षण होते हैं वो लगभग निमोनिया के जैसे बताए गए। वुहान की एक संस्थान ने बताया कि कोरोना वायरस में 70% वही जीनोम होते हैं जो सॉरस वायरस में थे। सॉरस एक ऐसा वायरस, भयानक वायरस था जिसने आज से 100 साल पहले एक इतनी बड़ी विश्व में तबाही मचाई थी कि उस तबाही का शिकार भारत भी हुआ था और भारत ने कम से कम 5 करोड़ लोगों को खोया था। 1 दिसंबर से शुरू हुई ये कहानी पूरे चाइना के अंदर चलती रही और वुहान शहर इसका पीड़ित होता रहा, लेकिन चाइना ने ये बात बाहर लीक
नहीं होने दी। समय बीतता गया। नए वर्ष की शुरुआत में चाइना में बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं। चाइना ने सोचा यदि इन कार्यक्रमों में बैन लगा दिया गया तो हमारी इस गोपनीयता का पूरे विश्व को पता चल जाएगा, क्यों न हम ये हमारी बात WHO को बता दें। और 31 दिसंबर को चाइना सरकार ने WHO के सामने ये चिंता रखी। WHO से बताया गया कि हमारे देश में को एक ऐसा वायरस संक्रमित हो रहा है जो वायरस बहुत बड़ी प्रचंड रूप ले सकता है। WHO ने इस चिंता को अपने पास रखा और आगे संज्ञान लेने को कहा। क्यों? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख चाइना से ही हैं, इसीलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर चाइना ने 1 जनवरी के होने वाले सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया और पूरे देश में बैन लगा दिया। यहां तक कि वुहान के अंदर भी लॉकडाउन शुरू हो गया। हुआ ऐसा कि 1 जनवरी को कम से कम 2000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया तथा PCR किट से इन लोगों की जांच की गई। तो इन लोगों में 41 लोग एकाएक कोरोना पॉजिटिव मिले। ऐसा मिलने से वुहान शहर में एक बहुत बड़ा हड़कंप सा मच गया और चाइना सरकार ने वुहान शहर को अलग थलग कर दिया, यानी सभी उड़ानें और सभी राजकीय मार्गों को बंद करके देश से अलग कर दिया। चाइना पूरे विश्व को ये कोरोना वायरस दे रहा था, लेकिन अभी ये बात पुख्ता नहीं है कि चाइना इसका उत्पादक है या अमेरिका। क्यों? क्योंकि इन दोनों बड़े देशों की इस लड़ाई के बीच कुछ छोटे और निर्दोष देश पिस रहे हैं। लेकिन 9 जनवरी के बाद चाइना एकदम सतर्क हो गया। उसने लॉकडाउन किया और इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एकदम पूर्ण रूप से संगठित होकर आगे बढ़ने लगा। आपको बताऊं, 30 जनवरी को स्वास्थ्य संगठन ने इस आपदा को विश्व आपदा घोषित किया और ये वैसे ही था जैसे 2009 में N1H1 के बारे में किया गया था। बात करते हैं भारत में ये वायरस किस तरह से फैला। वुहान में पढ़ने वाले केरला के 3 स्टूडेंट जब केरल आए तब उनकी जांच के दौरान पाया गया कि ये स्टूडेंट कोविड-19 पॉजिटिव है। इन स्टूडेंटों की जैसे ही जांच हुई केरल में और 3 नए लोग मिलने शुरू हुए। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई और यहाँ प्रशासन सतर्क हो ही रहा था कि दिल्ली के अंदर इटली से आया हुआ एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। ये दिल्ली के नोएडा सेक्टर का था। ये इटली से आया हुआ व्यक्ति कई बार स्कूलों के अंदर जाकर हो सकता है कि स्कूलों को संक्रमित कर चुका होगा। इसीलिए नोएडा की 2 प्राइवेट स्कूलों के डायरेक्टर्स ने उन स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया और स्कूलों को सैनिटाइज किया गया। धीरे धीरे ये कोरोना का मामला तेलंगाना और जयपुर में भी दिखने लगा। सबसे बड़ा हड़कंप तो तब बचा जब इटली से आया हुआ एक यात्री दल में 17 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले। उसके बाद भारत सरकार एकदम से सतर्क हो गई और उसने बाकी सब देशों की तरह ही करना उचित समझा। प्रधानमंत्री जी ने 19 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और पूरे भारत ने उस जनता कर्फ्यू का सम्मान किया तथा एक देश की एकता और अखंडता का प्रतीक बनाते हुए शाम को उसी दिन 5 बजे ताली और थाली बजाकर देश को एकजुटता का परिचय दिया। विश्व के सामने ये बता दिया कि हम इस विकट समस्या में भी एक हैं। प्रधानमंत्री जी 24 मार्च को सीधे टीवी पे लाइव आकर उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लॉकडाउन एक कर्फ्यू की तरह ही होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि लॉकडाउन में हम हमारे रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री को हम ला सकते हैं और हमारे कुछ जरूरी कामों के लिए या फिर स्वास्थ्य संबंधित जो स्टोर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होती हैं, वो खुली रहती हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि 9 अप्रैल को सब मिलकर देश में दीपावली मनाई जाए। तो शाम को 9 मिनट के लिए यानी 9 बजकर शुरू होकर 9 मिनट के लिए पूरे देश में एक नई दीपावली का आगाज हुआ, जिससे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, जितने भी जो लोग हैं उनको एक नया उत्साह मिला और एक देश में नई जोत का उत्सर्जन हुआ। साथ में देश की एकजुटता और अखंडता का पूरे विश्व ने ताली बजाकर स्वागत किया। इधर अभी खास समय में आपको बता दूं, भारत में कम से कम 25,000 प्लस कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि 800 लोगों से अधिक लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु भी हो गई है। कोरोना वायरस पर काम करने वाली एक माइक्रोबायोलॉजी KGMU के
जो प्रधान है वो ये बता रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वायरस की जल्द से जल्द कोई ना कोई वैक्सीन खोजी जा सकती है। परंतु इस एनालिसिस के आधार पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जितनी सोशल डिस्टेंस होगी, जितनी आप में जागरूकता होगी, उतना ही आप अपने आने वाले भविष्य के लिए सार्थक होंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी बड़ी बीमारी है जिसके अगर संक्रमण में जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं और उसी तरह से बढ़ते गए तो हमारे हाल भी अमेरिका से कम नहीं होने हैं दोस्तों। इसीलिए ये एक एनालिसिस बहुत ही सीमित संसाधनों से तैयार किया गया है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा। और आपको बता दूं, इस लॉकडाउन के अंदर पूरी जनता ने उस कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कई बार फूल बरसाए, तो कई बार नहीं मानने वालों के ऊपर उन कोरोना वॉरियर्स ने डंडे भी बरसाए। हमें उन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना चाहिए और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। और खासकर लॉकडाउन में स्टे होम सेव लाइफ जैसे कॉटेज का ध्यान में रखते हुए हमें घर में रहकर हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, प्रशासन की मदद करनी चाहिए और अफवाहों पर ध्यान नहीं देनी चाहिए दोस्तों। इस एनालिसिस को आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक फैलाइए ताकि लोग बाकी डाटा को खर्च करे बगैर इस एनालिसिस को देखकर काफी आप इस कोरोना के बारे में जान सके। क्यों? क्योंकि ये एनालिसिस आपके समझने जैसी भाषा में आपके सामने रखा है। धन्यवाद दोस्तों।